औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू शाइनिंग स्टार्स एकेडमी क्लास 9 बायोलॉजी यूनिट नंबर 7 मेटाबॉलिज्म। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने मेटाबॉलिज्म का इंट्रोडक्शन उसकी टाइप्स के बारे में स्टडी किया था जो कि बिल्कुल बेसिक्स थी इस चैप्टर की। अब हमारे पास एंजाइम्स हैं, क्योंकि हम बायोकेमिकल रिएक्शंस का को स्टडी कर रहे हैं, वो रिएक्शंस जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी के अंदर होते हैं, तो वहाँ पे जो कैटलिस्ट के तौर पर एक्ट करते हैं वो क्या चीज़ें कहलाती हैं, एंजाइम्स कहलाते हैं। ठीक है, कैटलिस्ट आप लोगों ने केमिस्ट्री में थोड़ा सा इंट्रो आपने उसके बारे में पढ़ा होगा कि कैटलिस्ट एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो रिएक्शन को स्पीड अप कर देता है। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में जो बायोकेमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं, उन रिएक्शंस को स्पीड अप करने का जो काम करते हैं वो प्रोटीन के ग्लोबुलर मॉलिक्यूल्स होते हैं, बड़े बड़े से ग्लोबुलर प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, एंजाइम्स बोलते हैं। और इन एंजाइम्स को हम बायोलॉजिकल कैटलिस्ट बोलते हैं, क्योंकि ये बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट में ये वर्क करते हैं। ठीक है, तो आज की हमारी जो मेन वीडियो होगी वो इसी टॉपिक पे होगी, एंजाइम्स के बारे में। हम इसका पूरा कंप्लीट इंट्रोडक्शन स्टडी करेंगे और इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे। ठीक है, एंजाइम्स क्या है, बायोलॉजिकल कैटलिस्ट है। कैटलिस्ट एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो रिएक्शन को स्पीड अप करता है। कैसे स्पीड अप करता है, रिएक्शन की जो एक्टिवेशन एनर्जी है उसको कम करके। ठीक है, रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी को कम करके ये रिएक्शन को फास्ट कर देता है। हमारे पास बहुत सारे रिएक्शंस ऐसे हैं जो ईयर्स या मंथ्स या ईयर्स ले लेते हैं कंप्लीट होने के लिए। तो अगर हम कैटलिस्ट की थोड़ी सी भी अमाउंट डाल दें तो वो रिएक्शन को मिलियन टाइम्स फास्ट कर देता है, और रिएक्शन हमें ईयर्स में जो होना होता है वो हमें चंद मिनटों में भी कंप्लीट हो सकता है। ठीक है, अब हम स्टडी कर रहे हैं एंजाइम्स की। पहले इसकी हम बेसिक डेफिनेशन देखेंगे। एंजाइम्स क्या है, बायोलॉजिकल एक्टिव ग्लोबुलर प्रोटीन्स हैं। ठीक है, एंजाइम्स की नेचर क्या है, प्रोटीन्स के बने होते हैं। और कौन सी प्रोटीन के भी हमारे पास प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर्स हैं। और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर जो है वो ग्लोबुलर प्रोटीन्स में आता है। और एंजाइम्स के कौन सी वाली प्रोटीन्स हैं, ग्लोबुलर प्रोटीन्स हैं, मेड बाय लिविंग सेल्स, जो कि लिविंग सेल्स खुद सिंथेसाइज करते हैं अपनी बॉडी के अंदर। मींस के हम एंजाइम्स जो हैं वो बाहर से एज अ सोर्स हमें कहीं से भी नहीं मिल सकते। ये लिविंग ऑर्गेनिज्म खुद अपनी बॉडी में सिंथेसाइज करते हैं, जो कि एंजाइम्स का काम। ये प्रोटीन्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी के अंदर खुद सिंथेसाइज होती हैं, जो कि जिसके बारे में इंफॉर्मेशन जो है वो हमारे डीएनए में स्टोर होती है। और वहां से वो इंफॉर्मेशन पिक करके प्रोटीन्स के मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, और वही प्रोटीन्स के कुछ मॉलिक्यूल्स जो हैं वो एंजाइम्स के तौर पर एक्ट करते हैं। ठीक है, एंजाइम्स क्या है, बायोलॉजिकली एक्टिव ग्लोबुलर प्रोटीन्स हैं मेड बाय लिविंग सेल्स विच स्पीड्स अप अ बायोकेमिकल रिएक्शन। इसका बेसिक फंक्शन क्या है कि ये बायोकेमिकल रिएक्शन को स्पीड अप करता है। ठीक है, ईच सेल सिंथेसाइज इट्स ओन एंजाइम, हर सेल अपने उसको जो एंजाइम्स रिक्वायर होते हैं वो खुद सिंथेसाइज करता है। ठीक है, टाइप ऑफ एंजाइम प्रोड्यूस्ड इन अ सेल इज डिटरमिन्ड बाय द जीन्स एक्टिव इन दैट सेल। अब उस सेल के अंदर जो जीन जो है जिस प्रोटीन को कोड कर रहा है, जिस प्रोटीन की इंफॉर्मेशन उस जीन के अंदर स्टोर है, उसी तरह की जो प्रोटीन है वो सेल सिंथेसाइज करेगा। तो इसका मतलब है कि जो टाइप ऑफ एंजाइम है सेल में जो प्रोड्यूस होती है वो कौन डिटरमिन करता है, जो उसके अंदर जीन्स होते हैं वही डिटरमिन करते हैं कि इस सेल में ये वाले एंजाइम्स प्रोड्यूस होने हैं। ठीक है, हाउ एंजाइम्स वर्क कैसे एंजाइम करते हैं। एंजाइम जो है वो स्पेसिफिक मॉलिक्यूल्स के ऊपर एक्ट करते हैं। जिन मॉलिक्यूल्स के ऊपर ये एक्ट कर रहे होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, सबस्ट्रेट बोलते हैं। ठीक है, सबस्ट्रेट वो मॉलिक्यूल्स हैं दैट एंटर एंड इनिशिएट्स अ केमिकल रिएक्शन, जो एक केमिकल रिएक्शन में एंटर होते हैं और केमिकल रिएक्शन को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमारे पास एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल नहीं, हमारे पास एक वाटर का मॉलिक्यूल है, और इसके साथ हमारे पास क्या है, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है। ठीक है, अब ये दोनों हमारे पास क्या है, सबस्ट्रेट हैं। ये जब दोनों आपस में कंबाइन करेंगे तो रिएक्शन क्या होगा, इनिशिएट हो जाएगा। तो ये क्या कहलाते हैं, हमारे पास सबस्ट्रेट कहलाते हैं। ठीक है, सबस्ट्रेट्स आर द मॉलिक्यूल दैट एंटर एंड इनिशिएट्स अ केमिकल रिएक्शन। ये सबस्ट्रेट की डेफिनेशन है। ये छोटी छोटी डेफिनेशंस जो हैं ये आप लोगों ने इग्नोर नहीं करनी। फर्दर बोर्ड के पेपर्स में आप लोगों के पास जो डेफिनेशन से रिलेटेड एक क्वेश्चन मस्ट आता है, तो अगर आप लोग बेसिक डेफिनेशन तैयार कर लें तो ये मार्क्स आप लोगों को मस्ट मिल सकते हैं। ठीक है, आफ्टर बाइंडिंग टू एंजाइम, ये सबस्ट्रेट्स मॉलिक्यूल्स जब एंजाइम्स के साथ बाइंड करते हैं तो सबस्ट्रेट के अंदर क्या होती हैं, केमिकल चेंजेस होती हैं। और उन केमिकल चेंजेस के बायस रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स एंड बॉन्ड्स, जो सबस्ट्रेट के मॉलिक्यूल्स हैं उनमें एटम्स की रीअरेंजमेंट होती है, और बॉन्ड्स की भी पहले बॉन्ड्स ब्रेक होते हैं और दोबारा
प्रोडक्ट सिंथेसाइज करने के लिए वो रीअरेंज होते हैं, ठीक है। सबस्ट्रेट मॉडिफाइड बाय एंजाइम्स आर कॉल्ड प्रोडक्ट्स। अब ये सबस्ट्रेट जिसने केमिकल चेंजेस के बाद एटम्स और बॉन्ड्स की रीअरेंजमेंट कर लिया, अब वो सब्सटेंस मॉडिफाइड सबस्ट्रेट क्या कहलाएगा, प्रोडक्ट कहलाएगा, ठीक है। तो इस तरह से एंजाइम वर्क करता है कि पहले सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल को अपने साथ बाइंड करता है, फिर उसमें कुछ केमिकल चेंजेस प्रोड्यूस करता है, जिसके बाद हमें क्या मिलते हैं, प्रोडक्ट्स मिलते हैं, ठीक है। टाइप्स ऑफ एंजाइम्स हैं कि एंजाइम्स जो हैं वो विद इन द सेल मूव कर रहे हैं या आउट ऑफ द सेल मूव कर रहे हैं। इस बेसिस पे एंजाइम्स हमारे पास दो तरह के हैं, एक हमारे पास इंट्रा सेलुलर एंजाइम्स हैं और दूसरा हमारे पास एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम्स हैं, ठीक है। इंट्रा मीन्स विद इन, ठीक है। इंट्रा का क्या मतलब है, विद इन, और सेलुलर मीन्स सेल, ठीक है, विद इन द सेल। एंड एक्स्ट्रा मीन्स आउट, आउटसाइड, ठीक है। सेलुलर मीन्स सेल, ठीक है। कि जो इंट्रासेलुलर एंजाइम्स हैं वो विद इन द सेल काम करते हैं और जो एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम्स हैं वो आउटसाइड द सेल काम करते हैं। अब इंट्रासेलुलर एंजाइम्स, जो दोनों टाइप्स ऑफ एंजाइम्स हैं, इंट्रासेलुलर एक्स्ट्रा सेलुलर, इनमें ये चीज आप लोगों ने याद रखनी है कि एंजाइम सिंथेसाइज विद इन द सेल ही होते हैं, ठीक है। मीन्स के इंट्रासेलुलर एंजाइम है या एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम है, दोनों तरह के एंजाइम सिंथेसाइज सेल के अंदर ही हो रहे हैं, ठीक है। अब वो डिपेंड करेगा कि उन्होंने एक्ट कहाँ करना है, सेल के अंदर वो उन्होंने अपना एक्शन परफॉर्म करना है या सेल के बाहर। अगर तो वो सेल के अंदर परफॉर्म कर रहे हैं तो फिर हम उनको बोलेंगे इंट्रासेलुलर एंजाइम, और एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम जो है वो सेल से बाहर जाकर जो सराउंडिंग इन्वायरमेंट है वहां पर जाकर अपना एक्शन परफॉर्म करते हैं, तो उनको हम क्या बोलते हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम्स बोलते हैं, ठीक है। इंट्रासेलुलर एंजाइम्स कैटलाइज द बायोकेमिकल रिएक्शन इनसाइड द सेल, उनको हम क्या बोलते हैं, इंट्रासेलुलर एंजाइम्स। जैसा कि ग्लाइकोलिसिस के जो एंजाइम्स हैं वो कहाँ पे वर्क करते हैं, साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल, और साइटोप्लाज्म सेल के अंदर ही मौजूद होता है, तो ये सेल के अंदर वर्क कर रहे हैं। तो ये ग्लाइकोलिसिस में जो एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं वो इंट्रासेलुलर एंजाइम्स कहलाते हैं। एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम्स अगर हम देखें, एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम्स मेड विद इनसाइड द सेल आर अलाउड टू गो आउट ऑफ द सेल, ठीक है। इनको अलाउ किया जाता है कि वो सेल के बाहर जाएं टू कैटलाइज द बायोकेमिकल रिएक्शन, इनको हम क्या बोलते हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम्स बोलते हैं। जैसे कि पेप्सिन है, पेप्सिन जो है वो स्टमक की कैविटी में, स्टमक सेल्स उसे प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन वो वर्क कहाँ करता है, स्टमक की कैविटी में वर्क करता है, तो वो क्या है, एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम है, ठीक है। फंजाई एंड बैक्टीरिया जो है वो एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम्स रिलीज करते हैं ताकि वो अपने फूड की डाइजेशन कर सकें। अब ये सारी जो स्टडी है जिसमें हमने एंजाइम का इंट्रो पढ़ा, हमने एंजाइम का स्ट्रक्चर देखा, और हमने एंजाइम का क्या देख रहे हैं कि वो कैसे अपना रोल प्ले करता है, ये सारी की सारी स्टडी किसमें आती है, एंजाइमोलॉजी में आती है, ठीक है। स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर टाइप एंड रोल ऑफ एंजाइम्स इज कॉल्ड एंजाइमोलॉजी, ठीक है। एंजाइम का स्ट्रक्चर, उसका टाइप और उसका जब हम रोल स्टडी करते हैं तो वो किस में आता है, उसकी बायोलॉजी कौन सी ब्रांच में आता है, एंजाइमोलॉजी में आता है, ठीक है। तो ये बेसिक इंट्रोडक्शन था हमारे पास एंजाइम्स का। अब हम इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स इनकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक, प्रोटीन इन नेचर, ठीक है। सबसे पहले इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि ये प्रोटीन इन नेचर होती हैं। स्टार्टिंग में एंजाइम का जब इंट्रो कराया था तब मैं आपको बता चुकी हूँ कि जो एंजाइम्स हैं ये प्रोटीन्स इन नेचर होते हैं। बॉडी के अंदर अमाइनो एसिड्स जिनकी अरेंजमेंट या जिनका सीक्वेंस कौन डिटरमिन करता है, जीन्स डिटरमिन करते हैं, जो कि डीएनए में मौजूद होते हैं, और ये क्या करते हैं, एंजाइम्स का सीक्वेंस से एंजाइम्स के सीक्वेंस के मुताबिक अमाइनो एसिड्स का सीक्वेंस जिनके ऊपर कोड होता है उसको डी कोड करते हैं और अमाइनो एसिड्स की लॉन्ग चेन्स बना देते हैं, और वो लॉन्ग चेन्स जो हैं वो 3D टाइप स्ट्रक्चर बनाती है, मतलब एक दूसरे के ऊपर फोल्ड होती हैं, तो वो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनता है जो कि ग्लोब की फॉर्म में होता है, एक ग्लोबुलर मॉलिक्यूल बन जाता है। और यही ग्लोबुलर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ये किसके तौर पर एक्ट करते हैं, प्रोटीन्स के, एंजाइम्स के तौर पर एक्ट करते हैं, ठीक है। एंजाइम्स क्या है, चेन्स ऑफ अमाइनो एसिड्स हैं फोल्डेड, जो कि एक दूसरे के ऊपर फोल्ड हुई होती हैं टू फॉर्म 3D स्ट्रक्चर, और इसको हम क्या बोलते हैं, ग्लोबुलर प्रोटीन्स बोलते हैं, ठीक है। अगर आप इस हेडिंग में प्रोटीन इन नेचर जैसे इतना भी लिख दें कि एंजाइम्स जो है वो प्रोटीन एंजाइम्स जो है वो प्रोटीन इन नेचर है, तो इट्स इनफ, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास राइबोजाइम्स है। कुछ हमारे पास आरएनए ऐसे होते हैं जो कैटलिस्ट का काम करते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर, मतलब उसमें एबिलिटी होती है उन आरएनए के मॉलिक्यूल्स में कि वो
रिएक्शंस को कैटेलाइज कर सकें, तो उनको हम वो वाले एंजाइम जो आरएनए इन नेचर होते हैं, ठीक है, आरएनए के मॉलिक्यूल्स होते हैं लेकिन वो कैटलिस्ट का काम कर रहे होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, राइबोसाइम्स बोलते हैं, ठीक है। आरएनए के मॉलिक्यूल्स जो एंजाइम्स के तौर पर एक्ट करते हैं और रिएक्शंस को कैटेलाइज कर रहे होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, राइबोसाइम्स। मींस के जो प्रोटीन जो एंजाइम्स हैं वो हमारे पास नेचर में प्रोटीन इन नेचर भी हो सकते हैं और आरएनए नेचर भी हो सकते हैं, ठीक है। आरएनए नेचर में जो एंजाइम्स होते हैं वो क्या कहलाते हैं, राइबोसाइम्स कहलाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन। हमने बेसिक डेफिनेशन एंजाइम की यही पढ़ी थी कि रेट ऑफ रिएक्शन को क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं, ताकि हमारे पास एक जो लॉन्ग टाइम में रिएक्शन हो रहा है वो हमें कम वक्त में जो हमारी डिजायर्ड प्रोडक्ट है वो हमें दे सके, ठीक है। एंजाइम्स कैन स्पीड अप अ रिएक्शन एंड डू नॉट स्टार्ट अ केमिकल रिएक्शन, ठीक है। एंजाइम जस्ट क्या करता है, रिएक्शन को स्पीड अप करता है, रिएक्शन को इनिशिएट नहीं करता। मीन्स कि अगर हमारे पास रिएक्टेंट्स मौजूद हैं तो रिएक्शन जो है वो स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन ये जरूरी नहीं कि हम उसमें एंजाइम डालेंगे तभी रिएक्शन स्टार्ट होगा। रिएक्शन अगर हमने एक रिएक्शन स्टार्ट कर दिया है, उसमें रिएक्टेंट्स जो हैं जिससे हम रिएक्शन करवा रहे हैं, रिएक्टेंट्स हमने दे दिए हैं, तो रिएक्शन इनिशिएट हो जाएगा। और उसके बाद बीच में अगर हम कहीं कैटलिस्ट डालेंगे तो वो कैटलिस्ट जस्ट रिएक्शन को स्पीड अप करेगा, ये नहीं कि अगर हम एंजाइम नहीं डालेंगे तो रिएक्शन ही नहीं होगा, ठीक है। तो जस्ट एंजाइम्स क्या करते हैं, रिएक्शन को स्पीड अप करते हैं, रिएक्शन को इनिशिएट रिएक्टेंट्स ही करते हैं, ठीक है। विदाउट एंजाइम रिएक्शन कैन बी इनिशिएटेड, विदाउट एंजाइम रिएक्शन इनिशिएट हो सकता है बट इट विल बी वेरी स्लो, लेकिन ये बहुत स्लो होगा और ये मंथ्स और ईयर्स ले सकता है कंप्लीशन के लिए। एंजाइम्स अगर हम ऐड कर देते हैं तो वो रिएक्शंस को मिलियंस ऑफ टाइम फास्टर कर देता है एज कम्पेयर टू नॉन एंजाइमेटिक रिएक्शंस, ठीक है। तो ये सेकंड कैरेक्टरिस्टिक थी एंजाइम्स की कि ये स्पीड ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करता है, रिक्वायर्ड इन स्मॉल क्वांटिटी। अब हमारे पास क्या है, एंजाइम्स जो है वो हमें जनरली स्मॉल क्वांटिटी में चाहिए होते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम में चेंज ड्यूरिंग रिएक्शन बट दे कैन रीगेन देयर शेप, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम जो है वो स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम रिएक्शन के दौरान चेंज तो हो जाता है, मतलब अगर उसकी शेप कुछ इस टाइप की है तो वो एट द एंड ऑफ द रिएक्शन हो सकता है हमें इस तरह से मिले, उसकी शेप चेंज हो सकती है लेकिन वो अपनी शेप को रीगेन कर सकता है, ठीक है। और अगर हम रिएक्शन में डालें, रिएक्शन कंप्लीट हो जाए तो एट द एंड ऑफ द रिएक्शन जो एंजाइम होगा वो हमें केमिकली अनचेंज्ड फॉर्म में मिलेगा, मतलब वो रिएक्ट नहीं करता, ठीक है। वो सिर्फ क्या करता है, रिएक्शन को स्पीड अप करता है, एज अ व्हीकल काम करता है, लेकिन खुद उसकी जो नेचर है, मीन्स कि वो प्रोटीन इन नेचर है, तो एट द एंड ऑफ रिएक्शन ये नहीं कि प्रोटीन के साथ कुछ और एंजाइम्स में चीजें ऐड हुई होंगी रिएक्शन के बाद, तो ऐसा कुछ नहीं होता, वो हमें होल का एज अ होल प्रोटीन मॉलिक्यूल ही वापस मिलता है, ठीक है। वो केमिकली अनचेंज रहता है एट द एंड ऑफ द रिएक्शन और इस वजह से हम उसे बार बार यूज कर सकते हैं। और स्मॉल क्वांटिटी ऑफ एंजाइम जो है वो ह्यूज अमाउंट ऑफ सबस्ट्रेट को क्या कर सकती है, कैटेलाइज कर सकती है। हम बहुत माइन्यूट क्वांटिटी में भी अगर हम एंजाइम्स को यूज करें तो वो रिएक्शन को कैटेलाइज कर सकता है, ठीक है। एंजाइम्स आर स्पेसिफिक। इसके बाद हमने क्या देखा है कि एंजाइम्स क्या होते हैं, स्पेसिफिक होते हैं। मीन्स कि एक वन टाइप ऑफ एंजाइम जस्ट वन टाइप ऑफ सबस्ट्रेट ही को कैटेलाइज करेगा। अब एक तरह का एंजाइम हर तरह के सबस्ट्रेट को ना तो अपने साथ बाइंड करेगा और ना उसे प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेगा। इस वजह से क्या होते हैं, एंजाइम्स स्पेसिफिक होते हैं। मीन्स के वो एंजाइम्स जो स्टार्च के कन्वर्जन के लिए यूज हो रहा है, उस एंजाइम को हम प्रोटीन्स या फैट्स के कन्वर्जन के लिए यूज नहीं कर सकते, ठीक है। एंजाइम्स कैन कैटेलाइज ओनली वन टाइप ऑफ रिएक्शन एंड विल नॉट एक्ट ऑन अ डिफरेंट सब्सटेंस, ठीक है। एंजाइम जो है वो एक तरह के रिएक्शन को कैटेलाइज कर सकता है, वो डिफरेंट सबस्ट्रेट पे एक्ट नहीं कर सकता। जैसे कि अमाइलेज एंजाइम है जो कि स्टार्च के लिए है, वो स्टार्च के ऊपर एक्ट करता है, वो प्रोटीन्स और फैट्स के ऊपर एक्ट नहीं कर सकता। प्रोटीन्स और फैट्स के लिए हमारे पास डिफरेंट एंजाइम्स होंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है एंजाइम्स रिक्वायर कोफैक्टर। एंजाइम्स को अपनी एक्टिविटी बेहतर करने के लिए क्या चाहिए होता है, कोफैक्टर चाहिए होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट हेडिंग है आप लोगों की, ये बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है। इससे अलग से भी क्वेश्चन आ सकते हैं, व्हाट आर कोफैक्टर्स आल्सो गिव देयर टाइप्स, ठीक है। Many enzymes require an additional non-protein component for their proper functioning. एंजाइम हमारे पास क्या है, प्रोटीन इन नेचर है, ठीक है। अब ऐसा कोई भी सब्सटेंस जो नॉन प्रोटीन इन नेचर हो और एंजाइम की एक्टिविटी को इफेक्ट कर रहा हो,
वो क्या कहलाता है, कोफैक्टर कहलाता है। ठीक है, मैनी एंजाइम्स रिक्वायर एन एडिशनल नॉन प्रोटीन कंपोनेंट, बहुत सारे एंजाइम्स ऐसे हैं जिन्हें एक नॉन प्रोटीन कंपोनेंट चाहिए होता है अपनी प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए, और उस नॉन प्रोटीन कंपोनेंट को हम क्या बोलते हैं, कोफैक्टर बोलते हैं। ये चीज आप लोगों ने याद रखनी है। जो हमारे पास कोफैक्टर्स होते हैं वो नॉन प्रोटीन इन नेचर होते हैं, और नॉन प्रोटीन इन नेचर होते हैं, और ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो एंजाइम्स की एक्टिविटी को इम्प्रूव करते हैं, उसके फंक्शन को इम्प्रूव करते हैं। इनको हम क्या बोलते हैं, कोफैक्टर्स बोलते हैं। ये यूजुअली एक्ट करते हैं एज अ ब्रिज बिटवीन प्रोटीन पार्ट ऑफ एंजाइम एंड इट्स सबस्ट्रेट। ठीक है, ये प्रोटीन पार्ट ऑफ एंजाइम है, और यहाँ पे हमारे पास कोई भी एडिशनल सब्सटेंस अटैच है जो कि नॉन प्रोटीन इन नेचर है। ये दोनों हैं जो कोफैक्टर हैं, ये प्रोटीन पार्ट ऑफ एंजाइम और सबस्ट्रेट के बीच में किसके तौर पर एक्ट करता है, ब्रिज के तौर पर एक्ट करता है, और ये एनर्जी प्रोवाइड करता है एंजाइम को। ठीक है, अब हमारे पास कोफैक्टर्स तीन तरह के होते हैं। एक हमारे पास है एक्टिवेटर्स, दूसरे हैं हमारे पास प्रोस्थेटिक ग्रुप्स, और तीसरे हमारे पास हैं कोएंजाइम्स। ठीक है, एक्टिवेटर्स क्या होते हैं, एक्टिवेटर्स वो सब्सटेंसेस होते हैं या वो नॉन प्रोटीन पार्ट होता है, एंजाइम ही का नॉन प्रोटीन पार्ट होता है जो कि डिटैचेबल होता है। मीन्स के एंजाइम एट द टाइम ऑफ एक्शन कोफैक्टर को अपने साथ अटैच करता है, और जब रिएक्शन कंप्लीट हो जाता है तो कोफैक्टर अलग हो सकता है। ठीक है, some enzymes require detachable inorganic ions, ठीक है, ये एक्टिवेटर्स यूजली क्या होते हैं, इनऑर्गेनिक आयंस होते हैं जो कि डिटैचेबल होते हैं। एक दफा अटैच हो जाए तो हम किसी भी वक्त उसको डिटैच कर सकते हैं। इनको हम क्या बोलते हैं, एक्टिवेटर्स। एक्टिवेटर्स मोस्टली कौन कौन से आयंस होते हैं, जिंक आयन, आयरन आयन, कॉपर आयंस और क्लोराइड्स आयन। ठीक है, activity of salivary amylase is increased in the presence of chloride ions. क्लोराइड आयंस की प्रेजेंस में जो सलाइवरी अमाइलेज की एक्टिविटी है वो इम्प्रूव हो सकती है। मींस के क्लोराइड आयंस जो है वो सलाइवरी अमाइलेज के लिए एक्टिवेटर का काम करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है प्रोस्थेटिक ग्रुप। ठीक है, एक्टिवेटर्स क्या है, इनऑर्गेनिक आयंस हैं और जो कि डिटैचेबल हैं। प्रोस्थेटिक ग्रुप इफ द कोफैक्टर इज एन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। ठीक है, अगर तो हमारे पास जो कोफैक्टर है वो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है जो कि टाइटली और परमानेंटली अटैच्ड है, जो एंजाइम के साथ एक बार अटैच हो जाता है तो वो डिटैच नहीं हो सकता, उससे परमानेंटली अटैच होता है उसके साथ, तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोस्थेटिक ग्रुप बोलते हैं। इसमें हमारे पास एग्जांपल्स आती हैं एफएडी, फ्लेमिन, एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड एंड हीम ग्रुप। ये प्रोस्थेटिक ग्रुप्स का काम करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है कोएंजाइम्स। इफ द कोफैक्टर इज डिटैचेबल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल देन इट इज कॉल्ड कोएंजाइम। ठीक है, वो कह रही हैं कि अगर कोफैक्टर डिटैचेबल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, मींस के ऊपर हमने पढ़ा है कि अगर इनऑर्गेनिक आयन डिटैचेबल है तो वो क्या है, एक्टिवेटर। लेकिन अगर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल डिटैचेबल है तो वो क्या कहलाता है, कोएंजाइम कहलाता है। ठीक है, उस कोफैक्टर को हम क्या नाम देते हैं, कोएंजाइम का नाम देते हैं। और कोएंजाइम हमारे पास NAD, निकोटिनामाइन, एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, कोएंजाइम A, विटामिन A एंड C। ठीक है, रेगुलेशन ऑफ एंजाइम प्रोडक्शन एंड एक्टिविटी। एंजाइम की प्रोडक्शन को रेगुलेट कैसे करता है और उसकी एक्टिविटी को कैसे रेगुलेट होती है। एंजाइम्स आर सिंथेसाइज्ड विद इन द सेल। ठीक है, एंजाइम्स जो हैं वो सेल्स के अंदर सिंथेसाइज होते हैं, और इसकी ये कैरेक्टरिस्टिक है कि इसकी प्रोडक्शन एट द टाइम ऑफ नीड इंक्रीज की जा सकती है। अगर हमें ज़्यादा चाहिए और अगर हमें कम चाहिए तो उससे इसकी प्रोडक्शन को हम क्या कर सकते हैं, डिक्रीज कर सकते हैं। मतलब सेल में एबिलिटी है कि वो इसकी प्रोडक्शन को या एक्टिविटी को रेगुलेट कर सकता है, और रिक्वायरमेंट पर डिपेंड करते हुए इसकी प्रोडक्शन को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकता है। ठीक है, एंजाइम एक्टिविटी कैन बी रेगुलेटेड बाय इनहिबिटर्स और एक्टिवेटर्स विद इन और फ्रॉम आउट ऑफ द सेल। एंजाइम की एक्टिविटी भी इफेक्ट हो सकती है इनहिबिटर्स और एक्टिवेटर्स के जरिए, और ये इनहिबिटर्स और एक्टिवेटर्स सेल के अंदर से भी आ सकते हैं या फिर सेल के बाहर से भी सेल के अंदर जा सकते हैं। ठीक है, एंजाइम्स में एक मेटाबॉलिक पाथवेज। मेटाबॉलिक पाथवेज का क्या मतलब है कि एक, जैसे कि अगर हम ग्लाइकोलिसिस की बात करें तो ग्लाइकोलिसिस एक सिंगल रिएक्शन नहीं है, उसमें बहुत सारे मेटाबॉलिक रिएक्शंस इन्वॉल्व हैं और हर स्टेप पे कोई ना कोई एंजाइम मौजूद है। ठीक है,
और ये जो सीरीज ऑफ रिएक्शंस कहलाती है, जिसको ग्रुप ऑफ एंजाइम मेटाबॉलिक पाथवेज हमारे पास क्या है, सीरीज ऑफ कनेक्टेड केमिकल रिएक्शंस हैं, ठीक है। केमिकल रिएक्शंस जो आपस में एक दूसरे से लिंक्ड होती हैं, मतलब पिछला रिएक्शन होगा तो हमारे पास एक मॉलिक्यूल आएगा और वो मॉलिक्यूल क्या होगा, इंटरमीडिएट होगा, मींस कि वो अनस्टेबल होगा, वो फौरन से एक दूसरे प्रोडक्ट में चेंज हो जाएगा, सही है। लेकिन हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट डायरेक्टली हमें नहीं मिलेगा, बल्कि सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शंस होंगे जिसमें बहुत सारे इंटरमीडिएट मॉलिक्यूल्स बनेंगे और वो इंटरमीडिएट मॉलिक्यूल्स फर्दर डिफरेंट एंजाइम से कैटलाइज होंगे और हमारे पास एक फाइनल प्रोडक्ट प्रोड्यूस होगा, ठीक है। तो हमारे पास जो इनिशियल सबस्ट्रेट है वो फाइनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने से पहले क्या होगी कि एक सीरीज ऑफ कनेक्टेड केमिकल रिएक्शंस में से पास ऑन होगी, जिसमें हर रिएक्शन में हमारे पास एक इंटरमीडिएट मॉलिक्यूल बनेगा और वो इंटरमीडिएट अनस्टेबल होगा और हमारे पास एक नया प्रोडक्ट प्रोड्यूस करेगा और वो प्रोडक्ट दूसरे रिएक्शन सीरीज के दूसरे रिएक्शन के लिए रिएक्टेंट का काम करेगा, ठीक है। तो ये इस तरह से इस तरह का जो रिएक्शन है जिसमें बहुत सारे जिसमें बहुत सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शंस होती हैं और सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शंस होने के बाद हमें फाइनल प्रोडक्ट मिलती है, वो क्या कहलाते हैं, मेटाबॉलिक पाथवेज कहलाते हैं। और मेटाबॉलिक पाथवेज में बहुत सारे एंजाइम जो हैं वो इकट्ठे वर्क कर रहे होते हैं और स्पेसिफिक सीक्वेंस में वर्क कर रहे होते हैं, जिससे हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट प्रोड्यूस होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन क्या होती है कि जो हमारे पास मॉलिक्यूल्स होती हैं उनमें उसमें उनकी एनर्जी इनफ नहीं होती कि वो क्या कर सकें, प्रोडक्ट्स में चेंज हो सकें। इस वजह से हमें उन्हें इतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी देनी पड़ती है कि वो उनके जो आपस के बॉन्ड्स हैं वो ब्रेक हो जाएं और वो एक नए बॉन्ड्स बन जाएं जो कि हमें रिजल्ट में क्या दें, प्रोडक्ट्स दें, ठीक है। तो ये जो रिएक्शन हम प्रोवाइड करते हैं, ये जो एनर्जी हम प्रोवाइड करते हैं रिएक्टेंट्स को प्रोडक्ट्स में चेंज होने के लिए, ये क्या कहलाती है, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन कहलाती है, ठीक है। मिनिमम अमाउंट ऑफ एक्स्ट्रा एनर्जी रिक्वायर्ड टू एक्टिवेट द मॉलिक्यूल टू रिएक्ट और स्टार्ट द रिएक्शन, ठीक है। वो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो और ये एक्स्ट्रा एनर्जी होती है जो हम मॉलिक्यूल्स को देते हैं ताकि वो एक्टिवेट हो और रिएक्ट करे या रिएक्शन को स्टार्ट करे। ये मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या कहलाती है, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन कहलाती है। एंजाइम स्पीड अप द रिएक्शन बाय लोअरिंग द एक्टिवेशन एनर्जी। एंजाइम्स रिएक्शन को स्पीड अप कैसे करते हैं, वो इस एक्टिवेशन एनर्जी को लोअर कर देते हैं so that these reactions can take place at body temperature, ठीक है। बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस होता है, तो बहुत सारे रिएक्शंस जो हैं वो बॉडी टेम्परेचर पे इजीली और फास्ट हो जाते हैं। एंजाइम्स लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी बाय चेंजिंग द शेप एंड चार्ज ऑफ द सबस्ट्रेट। एंजाइम किस तरह से एक्टिवेशन एनर्जी को लोअर करते हैं, एंजाइम की शेप चेंज करके और सबस्ट्रेट का चार्ज चेंज करके, ठीक है। They completely provide a new mechanism for lowering the activation energy, और वे मुकम्मल तौर पर एक नया तरीका कार देते हैं रिएक्शन को होने के लिए जिससे एक्टिवेशन एनर्जी लोअर हो जाती है। अब यहाँ पे देखें हमारे पास ये रिएक्टेंट का एनर्जी लेवल है, ये प्रोडक्ट का एनर्जी लेवल है। यहाँ पे जब इतना एनर्जी बैरियर जो है वो क्रॉस कर लेते हैं रिएक्टेंट्स, तब उनमें वो एनर्जी आती है जिसके बाद वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये क्या कहलाती है, एक्टिवेशन एनर्जी कहलाती है। अब यहाँ पे विदाउट एंजाइम में देखें तो ये एनर्जी बैरियर बहुत ज़्यादा बड़ा है, ठीक है। लेकिन एंजाइम एक्टिवेशन एनर्जी विद एंजाइम देखें तो एनर्जी बैरियर अब बिल्कुल कितना सा रह गया, इतना सा। तो एक्टिवेशन एनर्जी एंजाइम्स कैसे वर्क करती हैं, एक्टिवेशन एनर्जी को लोअर करके रिएक्शन को स्पीड अप कर देते हैं, ठीक है। तो दीज वर ऑल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम्स। उम्मीद करती हूँ वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल थी। अगर हेल्पफुल थी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।